हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का फॉर आर ओ यूपी पीसीएस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ विथ एक्सप्लेन करूँगी मैं इसके साथ साथ क्वेश्चंस को। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है? 10 वर्ष, 12 वर्ष या 11 वर्ष या 13 वर्ष? तो इसका आंसर होगा 11 वर्ष। और इसको पूरी होने में 11 वर्षों का समय लगता है। सूर्य के चारों तरफ का काला भाग सौर कलंक कहलाता है और इस प्रक्रिया को पूरा होने में 11 वर्ष लग जाते हैं। और इसके चुंबकीय विकिरण के उत्सर्जन होता है जिसकी वजह से पृथ्वी की जो संचार व्यवस्था है वो बाधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। तो यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, या पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, या सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है, इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। तो इसका आंसर जो होगा वो सही नहीं होगा, वो होगा बी। क्यों नहीं सही होगा ये देखते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी से निकटतम ग्रह नहीं है, ये सूर्य से निकटतम ग्रह है, ठीक है। जबकि पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है, ठीक, वीनस जिसको बोलते हैं। अन्य सभी और जितने भी हैं जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है ये भी सही है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक होता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट होता है, इसलिए इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 560 डिग्री सेल्सियस। 560 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है जो सभी ग्रहों से सबसे अधिक है। इसका एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसमें पृथ्वी सूर्य से निकट स्थिति में होती है। देखो, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, ये बात सही है। इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है। तो ये दोनों ऑप्शन इसका सही है, ठीक। यह स्थिति प्रत्येक, ये जो होता है उपसौर की स्थिति, तो यह उपसौर की दशा पृथ्वी से निकटतम स्थिति में होता है, यह स्थिति प्रत्येक 3 वर्ष में होती है, ठीक है। 3 जनवरी को 3 वर्ष में, ये स्थिति 3 जनवरी को प्रत्येक वर्ष होती है, ना कि 3 वर्ष पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? अर्जेंटीना, ब्राजील, सूडान और ब्राजील। देखो, मकर रेखा पे 3 रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ठीक। तो इसमें पूछा है कि मकर रेखा पर कौन सा कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो वो होगा सूडान, ठीक है। ये सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है सूडान, ठीक। अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील ये साउथ अमेरिका के देश हैं जो कि मकर रेखा पर पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि जल रेखा, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? डोबर संधि जल संधि, कुक जल संधि, डेविस जल संधि या बेरिंग जल संधि? तो इसका आंसर क्या होगा? बेरिंग जल संधि, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री याम्योत्तर से लगभग एक साथ निर्धारित की गई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। यह बेरिंग जल संधि, इधर बेरिंग जल संधि है और इधर से ये
निकलता है, लगभग समानांतर है। बेरिंग जल संधि सागर चुकची सागर है, चुकची सागर को आपस में जोड़ती है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और इधर बेरिंग सागर और इधर चुकची जल संधि को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान देखिए, जो ये दिया है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि किसको जोड़ता है, किस सागर से जोड़ता है? बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि ये संधि है, ये किसको किसको जोड़ता है? बेरिंग, ये सी हो गई, बेरिंग सी, और इधर चुकसी, इधर बेरिंग, सॉरी देखो इधर बेरिंग जल संधि हो गई, इधर बेरिंग जल संधि हो गई और इधर चुकची सी हो गई। ठीक, इन दोनों को ये जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निचले क्रस्ट, देखो ये पृथ्वी के पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेटल और कोर। तो क्या पूछा? निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच असंबद्धता कहलाती है मोहो, गुटेनबर्ग, लेहमन, रेपटी। तो ये कहाँ का पूछा है? क्या पूछा है? निचले क्रस्ट, देखो ये क्रस्ट हो गया, ये इसका निचले वाला भाग, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को जोड़ता है, तो ये हो गया मोहो असंबद्धता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है। तो इसका आंसर होगा, ये नहीं है, पहला होगा सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। यही दोनों सही है। ठीक, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्या, चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है, नहीं, ये 1.2 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी 15 किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है, ये तो सही है। और इस प्रकाश पृथ्वी तक आने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ये सही है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक क्या पाया जाता है भूपर्पटी में? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीज या निकेल। तो सर्वाधिक क्या पाया जाता है भूपर्पटी में? तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन, सर्वाधिक पाया जाता है। लगभग कितना पाया जाता है? 46%। ठीक, पाई जाती है। भूपृष्ठ के निर्माण में 8 तत्व पाए जाते हैं, जैसे ये सिलिकॉन, मैग्नीज, निकेल, ऑक्सीजन, ये सब भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। सर्वाधिक योगदान ऑक्सीजन का होता है। ठीक, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में। क्या पूछा है? जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में या अधिवितलीय चट्टानों में। तो इसका आंसर होगा अवसादी चट्टानों में। जानवरों और वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के अपरदन, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों का अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। ठीक, इन दोनों के निर्मित चट्टानों को ये निक्षेपित होती हैं जब, तब उसे अवसादी चट्टानें कहते हैं। ठीक, यह परतदार होती है, ये जो है परतदार होती है, चट्टानें होती हैं जिनमें जानवरों और वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेषों का योगदान होता है। अवसादी चट्टानें संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर विस्तृत होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान, एक मिनट, यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। ये सही है, ठीक है। यहाँ देखो इसकी विशेषता क्या है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस कारण यहाँ का तापमान सर्वाधिक होता है। जब सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं तो यहाँ लंबवत पड़ती हैं, इस कारण यहाँ का तापमान सर्वाधिक, जहाँ भी सूर्य का तापमान, सूर्य की किरण जाएगी वहाँ का तापमान अधिक रहना ही है। लेकिन यहाँ देखो सर्वाधिक पाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होने वाली वर्षा की अधिक मात्रा तथा बादलों के घिरतर रहने के कारण धरातल को सूर्यताप की अपेक्षाकृत कम मात्रा मिलती है। इसलिए ग्लोब का सर्वाधिक तापमान यहाँ पर नहीं बल्कि अन्य रेखाओं के पास पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर 1 होगा। पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातली सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया कहलाती है अनुलोम विकिरण, लघु तरंगीय विकिरण, प्रतिलोम विकिरण या इनमें से कोई नहीं। पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातली सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया कहलाती है प्रतिलोम विकिरण, ठीक है। प्रतिलोम विकिरण कहलाती है। इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह एवं निचले वायुमंडल का तापमान अधिक बना रहता है। इसे हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ठीक। ये जैसे पृथ्वी है, ये जो प्रतिलोम विकिरण होती है ये बीच में रहती है पृथ्वी और जैसे ये निचले तापमान है, यहाँ से पार्थिव विकिरण क्या बोलते हैं, ये विकिरण जो प्रतिलोम विकिरण होता है यहाँ से जा रहा है और वायुमंडल के बीच ये परत होती है और जिसे ये रुक जाता है प्रतिलोम विकिरण। तो इससे पृथ्वी का तापमान अधिक बना रहता है और इसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? वन आच्छादित सतह, मेघ आच्छादित, मरुस्थल या हिम आच्छादित। तो इसका आंसर होगा हिम आच्छादित सतह। पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया को प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। ये वो वाला था। ठीक, लेकिन ये भी विकिरण ही है एक तरह से, हिमाच्छादित। देखो अधिकतम ये एल्बिडो है, ये सूर्य का जो विकिरण होता है आता है और ये जो जितना चिकना स्थान है, तो हिम जो है, जो बर्फ है, यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा एल्बिडो अधिकतम उत्पन्न होती है, ठीक है। किसी सतह पर कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का जिस अनुपात में परावर्तन होता है, सौर ऊर्जा का जिस अनुपात में परावर्तन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा चिकना स्थान कौन सा है? ये है। मरुस्थल भी है, वन आच्छादित है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें एल्बिडो उत्पन्न होती है। देखो इसका क्या है वो एक्सप्लेनेशन। किसी सतह पर कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का जिस अनुपात में परावर्तन होता है एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30% माना जाता है, ठीक। उपयुक्त में से
हिम आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक लगभग 70 से 90% ऊष्मा को पुनः परावर्तित कर देते हैं। ये जो है हिम आच्छादित, यह 70 से 90% परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? इसमें पूछा है आर्द्रता सर्वाधिक होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश, उपोष्ण निम्न दाब क्षेत्र, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा होता है आर्द्रता वाले भूमध्य रेखीय प्रदेश में। भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में है। यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर अंकित की जाती है। यह प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है। क्या पूछा इसमें? जो सत्य नहीं है वो पूछा है, तो इसका आंसर होगा यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है, ये सत्य नहीं है। बाकी जो है ऑप्शन वो सही है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में है। यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है। यह प्रदेश का अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? सवाना जलवायु, शीतोष्ण मानसूनी जलवायु, उष्ण मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो ये आता है इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण प्रक्रिया से बनती है? निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण प्रक्रिया से बनती है? बरखान बनता है, बजादा बनता है, बालुका बनता है या ड्रमलिन बनता है? तो इसका आंसर होगा निम्नलिखित में से भू आकृति पवन, मतलब हवाओं के द्वारा जो निक्षेप किया जाता है उससे वो कोई आकृति होती है, उसको हम ड्रमलिन कहते हैं। ठीक है, उसको ड्रमलिन कहते हैं। और इस पवन से और भी जो भू आकृतियाँ बनती हैं पवन के निक्षेपण क्रिया से परिणामतः, जैसे बरखान बनता है, बरखान लोयस, बजादा और बालुका स्तूप आदि का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन निक्षेपण प्रक्रिया से बनती है? तो इसका आंसर होगा ड्रमलिन। ये क्वेश्चन गलत पूछा है। देखो, इसमें पूछना चाहिए भू आकृति पवन की निक्षेपण प्रक्रिया से नहीं बनती है। इसमें पूछा है बनती है, तो देखो पवन भू आकृति जो बनती है पवन की निक्षेपण प्रक्रिया से बनती है। बरखान बनता है, बजादा बनता है, बालुका बनता है। कौन सा नहीं बनता? तो ये ड्रमलिन नहीं बनता है। और ड्रमलिन किससे बनता है? ये हिमानियों द्वारा निक्षेप की गई निक्षेपणात्मक स्थल रूप है। ठीक है, ये हिमनद से बनता है। बाकी ये जो है ये होता है, ये पवन से बना है, बजादा, बालुका, बरखान। ठीक है, क्वेश्चन गलत पूछा गया है। काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है? काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है हिमनद द्वारा, प्रवाही जल द्वारा, पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। तो काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है भूमिगत जल द्वारा। कैसे बनता है? धरातल के नीचे
चट्टानों की छिद्रों और दरारों की स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। इनके अपर्दन क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियाँ काष्ठ, इनके अपर्दन, जैसे अपर्दन होता है, अपर्दन क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियाँ जो होती हैं उनको काष्ठ स्थलाकृतियाँ कहते हैं, जिनका कारण यूगोस्लाविया की एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर क्षेत्र के स्थल आकृतियों के नाम के आधार पर रखा गया है, काष्ठ स्थलाकृतियाँ। जब नदियाँ अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? पटल विरूपणी मैदान, समप्राय मैदान, लोयस मैदान, काष्ठ मैदान। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, समप्राप्य मैदान। ठीक है, देखो, और इसका समप्राप्य मैदान का उदाहरण है मिसिसिपी बेसिन का ऊपरी भाग और भारत का अरावली क्षेत्र। जो भारत का अरावली क्षेत्र है वो इसका उदाहरण है। ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होते हैं। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। तो इसका कौन सा आंसर सही है? तो लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होते हैं और हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। ये सही है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, ये गलत है। किसको ज़्यादा विनाशकारी माना जाता है? पीलियन तुल्य जलवायु, पीलियन तुल्य जलवायु को सर्वाधिक विनाशकारी माना जाता है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का लावा प्रायः तरल एवं क्षारीय होता है एवं इनका उद्गार शांत होता है, विनाशकारी नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र हैं? मध्य महाद्वीपीय परिप्रशांत महाद्वीपीय महासागरीय मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला, अंतरा प्लटीय ज्वालामुखी क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा परिप्रशांत महासागरीय मेखला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस की मात्रा में वृद्धि होता है? हीलियम, ज़ेनॉन, रेडॉन या क्रिप्टॉन। तो इसका आंसर होगा रेडॉन। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो वह है रेडॉन। जिस स्थान पे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल तथा जहां सबसे भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, जहां से उत्पन्न होती हैं वो भूकंप मूल और सबसे पहले जहां अनुभव किया जाता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता का तापमान रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। यह वह स्थान जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है। तो उसका आंसर होगा सी, दोनों सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगें होती हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर होगा सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है, ये सही है। इसका अर्थ क्या होता है? सुनामी शब्द का जिसका अर्थ होता है तट पर आने वाली समुद्री लहरें, किंतु इनका ज्वारीय तरंगों में से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन यह बहुत विनाशकारी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है? उष्ण महासागरीय जलधारा है क्यूराइल,
लेब्राडोर, कनारी, ये तो ठंडी धाराएं हैं। कनारी, क्यूराइल और लेब्राडोर तो ये ठंडी धाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा जो है ये गर्म जल धारा है। ठीक, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में या अभितलीय चट्टानों में। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है ना, एक बार दूसरे अर्थ में पूछा था और इसको दूसरे वे में पूछा है। ठीक, अलग वे में पूछा गया है। तो ये होगा अवसादी चट्टानें। इसी में जानवरों की, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें संपूर्णतः क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? कितने औसत तापमान की आवश्यकता होती है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो प्रवालों के समुचित विकास के लिए औसत तापमान की आवश्यकता होती है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? सूर्य की बाह्य, इसका आंसर, इसका वही नहीं पता चल रहा है। सूर्य की बाह्य, एक मिनट, क्वेश्चन कैसे ये वो हो गया? 34 क्वेश्चन, एक मिनट, इसका सूर्य, एक मिनट जूम करती हूँ। तो क्या है? देखो ये क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो इसका आंसर क्या होगा? फोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहते हैं? जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोलाइन, जीरो लाइन, उपयुक्त में से सभी, या थर्मोलाइन। तो इसका आंसर होगा महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र जहां पर तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन। ये जो थर्मोक्लाइन है, थर्मोक्लाइन सागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र है, सागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र है जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है। इसे ही ताप प्रवणता कहते हैं, इसे ही ताप प्रवणता भी कहा जाता है। इसे दूसरी परत कहते हैं जो पहली परत के नीचे पाई जाती है, पहली परत के नीचे पाई जाती है, इसलिए इसको दूसरी परत कहते हैं। इसे ताप प्रवणता भी कहते हैं। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में गिरावट आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है? दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है? दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में, लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में, मध्यम तरंग दैर्घ्य के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है। महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है। सामान्यतः गहराई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा 0% के रूप में दर्शाया जाता है। समुद्र का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सामान्यतः जल से निम्न ही रहता है। समुद्र का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सामान्यतः जल से निम्न ही रहता है।
यही सही है, ये असत्य है। समुद्र का सामान्य जल से बॉइलिंग पॉइंट सामान्य जल से ऊंचा रहता है, ना कि निम्न रहता है, ठीक है। इसकी लवणता अधिक रहती है, तो वाष्पीकरण कम होता है। समुद्र में धाराएं, सागरीय जीव इत्यादि लवणता से नियंत्रित होते हैं, ठीक। अभी ऊपर हमने पढ़ा ना, सामान्यतः गहराई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम में स्थित लवण की मात्रा 0% के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां होती हैं? ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां होती हैं? 4, 5, 6 या 7? तो आंसर होगा 7 पेटियां होती हैं। कौन कौन सी पेटियां होती हैं? 7 पेटियों के नाम बताओ आप। कौन कौन सी 7 पेटियां हैं? तो पहली है ध्रुवीय पेटी, ध्रुवीय पेटी, उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब, उच्च वायुदाब पेटियां, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न दाब वायु पेटियां, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां, विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटियां, उसके बाद उपोष्ण, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय और ध्रुवीय उच्च, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां। ये हैं 7 पेटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछा है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कथन इसमें से असत्य है? फेरल ने हवाओं की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरियोलिस बल के आधार पर किया था। जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्षभर चलती हैं, वर्षभर बहती हैं, बहा करती हैं, उन्हें स्थायी पवन कहते हैं। पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं, ये सही है। फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ओर मुड़ जाती हैं, ये गलत है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 38 क्वेश्चन था ना, 38 नंबर। 38 नहीं 39 था ये। अब आएगा 40। क्वेश्चन क्या है? ब्लर हो गया है। क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक मिनट, बढ़ने पर महासागरीय जल की औसत तापमान में किन हवाओं के कारण, यहाँ होगा किन हवाओं के कारण, किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव, चालीस नंबर क्वेश्चन ही है ये। एक मिनट, 39। इधर भी है, ये रिपीट हो गया। एक मिनट, रिपीट हो गया। सॉरी सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रिपीट हो गया था स्लाइड। निम्न हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है। स्थलीय समीर का, सागरीय समीर का, पर्वतीय पवनें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्थलीय समीर। किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है? तो स्थलीय समीर के कारण, ठीक। स्थलीय हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु जो होती है, जो कोस्टल एरिया होते हैं,
इन पर समकारी प्रभाव पड़ता है जब स्थलीय समीर चलता है। इन्हीं कारणों से तटीय भागों में न तो अधिक ठंडी होती है और न ही अधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ पे न्यूट्रल होता है टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं। सुमेलित नहीं है पवने और क्षेत्र सिरोको गिनी में, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में, फॉन स्विट्ज़रलैंड में, ब्लिज़ार्ड कनाडा में। तो सहारा मरुस्थल में, एक मिनट, देखो सिरोको, ये तो सही है, सुमेलित नहीं है पूछा है। सिरोको गिनी में, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में, ये सही है। फॉन स्विट्ज़रलैंड में, ब्लिज़ार्ड कनाडा में। सिरोको गिनी में नहीं होती है। सिरोको हवा ये जो होती है, ये लाल रेत बालू की मात्रा भी अधिक पाई जाती है जब यह यही इसका गलत होगा। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न था इसमें। हाँ, इसका मुझे ब्लिज़ार्ड लग रहा था, बट ये सिरोको होगा। ये सहारा मरुस्थल में उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा दक्षिणी इटली से गुजरने वाली अत्यधिक शुष्क एवं उष्ण दक्षिणी पूर्वी पवन है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में बहती है ये, ना कि गिनी इस तरफ है और ये उत्तरी अफ्रीका में बहती है सिरोको। और ब्लिज़ार्ड कनाडा में बहती है, फॉन स्विट्ज़रलैंड में, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था में तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है? हिमपात, पाला, ओसांक या संघनन? क्या कहलाता है इसको? वायु जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था में से तरल ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है? ये ओसांक कहलाता है। ठोस अवस्था से पूछा है ना, क्या पूछा है? तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है? ओसांक। बर्फ जो बन जाती है, ठीक, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ओस, जब बर्फ गिरने लगती है तो उसको ओसांक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष बाहर वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश तथा ध्रुवीय क्षेत्र में, केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में। डी, विकल्प ए और बी दोनों। निम्न में से किस क्षेत्र में पूरे वर्ष वर्षा होती है? तो यह है भूमध्य रेखीय समशीतोष्ण प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दुधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है? पच्छाभ मेघ, पच्छाभ कपासी मेघ, पच्छाभ स्तरीय मेघ या वर्षा स्तरीय मेघ? तो इसका आंसर होगा पच्छाभ स्तरीय मेघ। पच्छाभ स्तरीय मेघ और सफ़ेद चादर के समान यह जो होते हैं पच्छाभ स्तरीय मेघ, यह सफ़ेद चादर के समान पूरे आकाश में छाए रहते हैं। इनके कारण आकाश दुधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है। इन मेघों से दिन में सूर्य एवं रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? कर्क तथा मकर रेखा के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, शीत वाताग या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रूर प्रदेश किस खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा, कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक। रूर प्रदेश है कहाँ? देखो रूर कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, रूर यहाँ जहाँ पर रूर एक प्रकार की नदी है, ये जो है ये नदी है। इस नदी के मध्य, नदी घाटी के मध्य प्रमुख कोयला खनन का कार्य होता है, इसलिए यह क्षेत्र रूर बेसिन अथवा रूर प्रदेश के नाम से, रूर क्षेत्र या रूर बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। कोयला एक औषधि चट्टान है। कोयला कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। किसमें कौन कौन सा कोयला होता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। पीट प्रकार का होता है, जिसमें से जो एंथ्रासाइट होता है, जो एंथ्रासाइट कोयला होता है सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक, कोयले के उत्पादन में प्रमुख देश हैं। सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है चीन में, फिर चाइना में, फिर इंडिया में, फिर अमेरिका में, यूएसए में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिक्की कमाटा चिली किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिक्की कमाटा चिली किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस, कोयला, बॉक्साइट या तांबा? तो इसका आंसर होगा तांबा। यह विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा के लिए। तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान चिली का है। प्रथम स्थान। द्वितीय है पेरू का, जो कि साउथ अमेरिका का ही देश है, पेरू भी। तथा तृतीय स्थान पर है चीन। ठीक, सबसे ज़्यादा साउथ अमेरिका में कहाँ होता है? चिली, पेरू, फिर तीसरा स्थान है चीन का। तांबे का प्रमुख जमाव एंडीज पर्वत, साउथ अमेरिका है ये, इधर है एंडीज पर्वत। ये पश्चिमी ढलान के सहारे उत्तरी पेरू के मध्य चिली तक फैला हुआ है। पेरू से लेकर चिली तक फैला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर है। यूक्रेन का लौह इस्पात क्षेत्र है कोई सा, ये पता नहीं किसे ब्लर हो गया है। यूक्रेन का, देखो मैं पढ़ के बताती हूँ। यूक्रेन का क्रिवॉय रॉग तथा ब्राज़ील का मिनास जिरास और यूक्रेन का क्रिवॉय रॉग। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यूक्रेन का क्रिवॉय रॉग और ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए, पोत निर्माण के लिए, यूरेनियम उत्पादन के लिए, डेयरी उत्पादन के लिए। तो यूक्रेन का क्रिवॉय रॉग तथा ब्राजील का मिनास जिरास लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 49। किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा की संज्ञा दी जाती है? डेन्यूब नदी, पो नदी, राइन नदी, वोल्गा नदी। तो इसका आंसर होगा राइन नदी। किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है राइन नदी को। यूरोप का ये जो राइन नदी है, ये यूरोप का सबसे प्रमुख जल मार्ग मार्ग है। राइन नदी यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। इस नदी का प्रवाह बेसिन किस देश से होकर बहती है? प्रवाह बेसिन बोलते हैं जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो ये फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, इटली, लिechtenstein, लग्जमबर्ग,
बेल्जियम तक विस्तारित है। यह विश्व की सर्वाधिक व्यस्त, यह विश्व की सबसे व्यस्ततम, ये जो राइन नदी है यह सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक व्यापार मार्ग वाली नदी है। इससे होने वाला व्यापार कोयले का महत्व अधिक होने के कारण इसे कोयला नदी के रूप में, देखो राइन नदी को किस नाम, देखो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कौन सी नदी है जिसे कोयला नदी के रूप में जाना जाता है? कोयला नदी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है राइन नदी। इस नदी पर स्थित रॉटरडम बंदरगाह है। यहाँ पे एक रॉटरडम बंदरगाह भी है। बंदरगाह किसे बोलते हैं? पोर्ट जो होता है, आजकल पोर्ट बोला जाता है, हिंदी में बंदरगाह बोला जाता है। विश्व का लदान वाली मात्रा के आधार पर 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक, कौन सा पोर्ट? रॉटरडम पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है विश्व का रेल मार्ग? सबसे ज़्यादा पश्चिम यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो निम्नलिखित में सही कूद की पहचान करें। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में। ये अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए विश्व में रेल मार्गों का सघन घनत्व पश्चिमी यूरोपीय देशों में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है। संसार में विश्व में सबसे सर्वाधिक रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। कुछ प्रमुख रेल मार्ग हैं जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कनाडाई पैसिफिक रेल मार्ग और नेशनल रेलवे, कनाडियन नेशनल रेलवे, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग इत्यादि। ट्रांस साइबेरियन मार्ग जो है सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई बाल्टिक सागर पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग के प्रशांत के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक, ये रूस से होता हुआ व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? किर्गिज यूक्रेन में पाई जाती है, किर्गिस्तान, इराक, अफगानिस्तान। तो यह पाई जाती है किर्गिस्तान। किर्गिज पाए जाते हैं किर्गिस्तान में। और यह किस प्रजाति के हैं? यह मंगोल प्रजाति के हैं। ये ऋतु प्रवास करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन करना। इनके निवास गृह को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूर्ट। इनके निवास स्थल को यूर्ट बोलते हैं। यह घोड़े तथा ऊंट का प्रयोग परिवहन के लिए करते हैं। किर्गिज के बारे में इतना फैक्ट आपको, क्या क्या फैक्ट आपको किर्गिज जनजाति के बारे में पता चला? यह ध्यान देखो, पहला इसमें फैक्ट क्या है? यह पामीर के पठार और थ्यान शान पर्वतमाला के क्षेत्र में किर्गिज जनजाति निवास करती हैं। कहाँ? थ्यान शान पर्वतमाला के क्षेत्र में किर्गिज जनजाति निवास करती हैं। यह मंगोल प्रजाति की हैं। ये ऋतु प्रवास करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इनके निवास गृह को यूर्ट कहते हैं। यूर्ट, जहाँ पे ये रहते हैं इसको यूर्ट बोलते हैं। यह घोड़े तथा ऊंट का प्रयोग परिवहन, ये घोड़े तथा ऊंट का प्रयोग करते हैं परिवहन आने जाने के लिए। ठीक, इतने फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है मसाई माओरी। कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है मसाई, माओरी, बुशमैन या पिग्मी। तो इसका आंसर होगा बुशमैन। बुशमैन ये बोत्सवाना, ये अफ्रीका के ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भाग में पाई जाती है। यह प्रायः बुशमैन जो है ये जो है नग्न रहते हैं। ये देखो इसके बारे में कितने फैक्ट हैं। बुशमैन जो हैं यह बोत्सवाना और नामीबिया के क्षेत्र में और दक्षिण अफ्रीका के कुछ क्षेत्र भागों में पाई जाती है। यह प्रायः नग्न रहती है। बुशमैन लोगों का मुख्य व्यवसाय
नग्न रहती है। यह इनका मुख्य व्यवसाय जो होता है आखेट और जंगली वनस्पतियों को एकत्र करना। यह झोपड़ियों और गुफाओं में रहते हैं। यह मुख्यतः सर्वभक्षी होते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। दीमक को बुशमैन का चावल भी कहते हैं। देखो दीमक को चावल की तरह खाते हैं। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका, तंजानिया, टंगानिका, पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। माओरी जनजाति के लोग, देखो ये मसाई जनजाति के बारे में बता रहे हैं, इनका फैक्ट है। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया, टंगानिका तथा पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में रहते हैं। और माओरी जनजाति कहाँ रहती है? यह जनजाति न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। जबकि पिग्मी, ये जो माओरी है यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है न्यूजीलैंड, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक, ये लोग कॉन्गो जबकि पिग्मी जनजाति जो कॉन्गो में पाई जाती है, अफ्रीका में कॉन्गो गणराज्य, गैबोन, युगांडा आदि क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसने दी? जापान को मैनचेस्टर की उपमा किसने दी? क्योटो, ओसाका, नगोया और योकोहामा। तो जापान को मैनचेस्टर की उपमा किसे दी गई? जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसे दी गई? ओसाका को। ठीक, जापान, एक मिनट। जापान औद्योगिक रूप से जापान के बारे में फैक्ट है। यह एक औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्र है। यहाँ लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। इस देश के पास उच्च तकनीकी क्षमता है। यहाँ पे हमेशा भूकंप आता रहता है और ये अपने आप को तुरंत विकसित कर लेते हैं, जिसके कारण जापान के उद्योग अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता एवं साख बनाए हुए। यहाँ मौजूद ओसाका शहर को जापान का मैनचेस्टर उपमा दी गई है, क्योंकि ओसाका में सूती वस्त्र का उत्पादन मुख्य रूप से, यहाँ पे जो ओसाका है यहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। इसी कारण इससे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। 54, नेक्स्ट, किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है? किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पिट्सबर्ग। यह विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ये कहाँ पे है? यूएसए में है। ये यूएसए में है। इसे विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है। अमेरिका की महान झील प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित है। इस क्षेत्र को शिकागो और डेट्रॉयट क्रमशः मांस प्रसंस्करण एवं मोटर कार उद्योग के लिए जगत प्रसिद्ध है। कनाडा का मॉन्ट्रियल जलपोत एयरक्राफ्ट तथा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये जो मॉन्ट्रियल है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जलपोत के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए तथा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान का टोक्यो शहर ये मोटर वाहन के लिए, उद्योग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तथा जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? यह लॉरेन क्षेत्र लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह फ्रांस में है। यह फ्रांस के पेरिस औद्योगिक क्षेत्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फ्रांस का शैंपेन बोर्डो शराब फैशन डिजाइनिंग के लिए तथा शैंपेन तथा बोर्डो शराब उद्योग के लिए। और यहाँ का लियोन शहर रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ नारमेडी क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग में भी काफ़ी आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
56 नंबर। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? हाँ, ये है क्वेश्चन। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? चीन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली स्थित है सैन फ्रांसिस्को में। और यहाँ का सिलिकॉन वैली विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ चिप बनाने वाली कंपनियों के कारण इसे यह नाम दिया गया, सिलिकॉन वैली। 58। विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मध्य अमेरिका में, पूर्वी चीन में, दक्षिण पूर्व एशिया में। तो इसका आंसर होगा विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? तो यह दक्षिणी पूर्वी एशिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में निम्नलिखित में से स्थान किसका है? तो इसका आंसर है भारत। गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है भारत। ठीक है। जबकि गेहूं, चावल, मूंगफली में है दूसरा नंबर भारत, जबकि गेहूं, चावल, मूंगफली वैश्विक उत्पादन में प्रथम स्थान पर इसमें है, इन तीनों में प्रथम स्थान है चीन का। जबकि गन्ने में के वैश्विक उत्पादन में प्रथम स्थान है, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे है ब्राज़ील। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में क्षारीय मृदा है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में क्षारीय मृदा है। कहलाती है कौन सी? दोमट, लेटराइट, मरुस्थलीय मृदा या कपासी मृदा। तो इसका आंसर होगा मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसमें ह्यूमस बिल्कुल नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह उपजाऊ होती है। ठीक। तो ये रहे 60 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन कल कराऊंगी। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।